अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। पहले बच्चों, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये स्टडी किया कि चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फोर्स को क्रिएट करता है। चार्जेस के दरमियान जो लगने वाले फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है, वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है। अब दो चार्जेस के दरमियान जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स को क्वांटिटेटिवली एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था जिसका नाम था कूलम्स। अब उस नाम से रिलेटेड इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ कहते हैं। प्यारे बच्चों, कूलम्स लॉ किसके बारे में है? दो चार्जेस के दरमियान जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स कितना होगा और क्या वो फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। उन दो चार्जेस के दरमियान जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स के बारे में कूलम्स ने एक लॉ पेश किया था, इसलिए इसको हम लोग इसके नाम से रिलेटेड हम लोग इसको क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके साथ साथ जो कूलम्स लॉ का फार्मूला है उसको ड्राइव करते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि चार्जेस के दरमियान जो लगने वाला फोर्स है क्या वो किसी मीडियम पर डिपेंड करता है या मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पर इस लॉ के अंदर कुछ वीडियोस आते हैं, वो वीडियोस जो है वो आपने याद करने होंगे टिक मार्क्स के लिए। तो चलते हैं अपने क्लास का आगाज करते हैं। पहले बच्चों, कूलम्स लॉ का ये स्टेटमेंट ये है, कूलम्स साहब कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, चाहे वो एट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, तो आप लोगों को पता है अगर लाइक चार्जेस हो तो फिर वो एक दूसरे को रिपल करता है, अगर अनलाइक चार्जेस हो तो फिर वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, अगर आपके पास दो छोटे चार्जेस हो, उस दो छोटे चार्जेस के दरमियान फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, उसका ताल्लुक किसके साथ है? वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। पहले बच्चों, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक चार्ज है 2 कूलम का, दूसरा चार्ज भी है 2 कूलम का, तो इनके जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 आता है, तो फोर्स जो है वो 4 न्यूटन लगेगा। अगर आपके पास ये एक चार्ज है वो 3 न्यूटन का हो और ये चार्ज भी 3 न्यूटन का हो, तो फिर इनकी मैग्नीट्यूड का आप प्रोडक्ट ले ले, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जार 9, तो इनके दरमियान जो फोर्स लगेगा वो 9 न्यूटन का होगा। तो ये कहता है, मिसाल अगर मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता जाऊं, प्यारे बच्चों, अगर मिसाल तो पर ये मेरे पास एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है, उसको मैं नाम देता हूँ Q2, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो है वो एक फोर्स होगा, उसको हम लोग रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो चार्ज है ये उस चार्ज पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी ये जो चार्ज है ये उस चार्ज को उस डायरेक्शन में रिपल करेगा, और ये जो Q2 है ये Q1 को जो है प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपल करेगा। अब ये जो फोर्स लगेगा ये कितना लगेगा? ये इन दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यूज है, उनके वैल्यू के जो प्रोडक्ट के बराबर है। यानी मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, जो फोर्स लगेगा इनके दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग गौर से देखिए, अगर Q1 जो है वो 2 कूलम का हो और Q2 चार्ज जो है प्यारे बच्चों वो भी 2 कूलम का हो, तो इनका आप प्रोडक्ट ले लें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो जाता है? 2 2 जार 4। तो जो फोर्स लगेगा मिसाल के तौर पर वो क्या होगा? 4 न्यूटन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप जानते हो, डायरेक्टली देखो दो चीजों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर कुछ इस तरह का रिलेशन हो कि एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ती है, उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी बढ़ती है, तो इस तरह रिलेशन को हम लोग डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। अगर इस तरह रिलेशन हो कि एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ती है और इसके साथ दूसरी क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो घटती है, डिक्रीज होती है, तो इसको हम लोग इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साथ साथ प्यारे बच्चों, इस चार्ज का और जिस चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं R से, तो इनके दरमियान जो फोर्स लगेगा, आप इस स्टेटमेंट को आप देखिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फोर्स।
एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उन डिस्टेंस का के साथ फोर्स का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर टाइम ऑफ द डिस्टेंस। यानी इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, अब इसके दरमियान एक डिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल 1 मीटर का है, अगर मैं इनके दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करूं, यानी डिस्टेंस को अभी मैंने 2 मीटर किया, तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स जो है कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, स्क्वायर टाइम। स्क्वायर का मतलब है अगर आपने जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, अगर आपने उस डिस्टेंस को 2 किया तो 2 का अगर आप स्क्वायर ले लो तो वो 4 आएगा, तो 4 टाइम जो है वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे तरीके से गौर से जो है प्यारे बच्चों इसको पढ़कर इसको याद करें, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो इसको मैं इस तरह लिखता हूं कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम जो है, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम। तो अगर मैं इन दोनों फार्मूलों को मिला के यहां पर मेरे पास इस फार्मूले का एक नया शक्ल बनेगा जो कुछ इस तरह होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सही है प्यारे स्टूडेंट। और आपको पता है स्टूडेंट्स के जिधर भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है उसको हम लोग हटाते हैं इज इक्वल के निशान से, और साथ साथ वहां पर हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर कुलम साहब ने जो कांस्टेंट लगाया है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहां पर मैंने क्या किया, सिर्फ इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और इसकी जगह पर मैंने एक इज इक्वल का निशान लगाया और यहां पर मैंने एक कांस्टेंट लगाया। प्यारे बच्चों इस ये जो K है ये एक कांस्टेंट है। व्हाट इज K? K इज, इसको हम लोग कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, कूलम्स कांस्टेंट। प्यारे बच्चों फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट आते हैं, आपने उनको जो है याद करने होंगे। हर टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो उस टॉपिक के अंदर जब कांस्टेंट हो तो उसको आप लोग याद करो। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ का जो कांस्टेंट है उसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो वैल्यू है हो सकता है ये टिक मार्क में आ जाए, तो अच्छी बात है कि आप इसको याद कर लें। न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो फिजिक्स में हम लोग तो न्यूमेरिकल से डरते हैं, वो इसलिए कि हमको ये वैल्यूज या फॉर्मूले वगैरह हम लोग याद नहीं करते, बस हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और ये जो फॉर्मूले का पार्ट है उसको हम लोग अच्छे तरीके से याद नहीं करते हैं। इसकी जो वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर कूलम स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू है। प्यारे बच्चों अगर हम लोग इसको देखिए कि ये वैल्यू कहां से आ गई, तो असल में K की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे ये वैल्यू बनेगा, यानी असल में K इस चीज के बराबर है। ये जो K है ये कहां से आ गया, ये कांस्टेंट कूलम ने कहां से ड्राइव किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस वैल्यू को, एप्सिलॉन नॉट क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर मैं इस पोर्शन को यानी K की इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करूं तो फार्मूले का एक नया शक्ल बनेगा, F इज इक्वल टू 1/, अब किस K की जगह पर मैं इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब फार्मूले का कुछ एक नया शक्ल हमारे पास आया। अब यहाँ पर Q1 एक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, Q2 का मतलब है दूसरा चार्ज, R स्क्वायर का मतलब है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, फोर्स मतलब इनके दरमियान जो लगने वाला फोर्स है। अब यहाँ पर 4 एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, पाई भी एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है। आप लोगों को तो पाई की वैल्यू याद है 22/7, या इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं 3.14। व्हाट इज दिस? इसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जगह नहीं है, आप स्पेस आप लोग खुद लिखें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परमिटिविटी? ये परमिटिविटी का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो उस मीडियम में बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रेजिस्ट करेगा,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी। यानी मिसाल के ऊपर अगर मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि उस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटिविटी का मतलब है कि उस मीडियम के अंदर एक चार्ज अगर आप रखते हो तो वो चार्ज जो फील्ड बनाएगा, जो फोर्स क्रिएट करेगा, ये उस फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो परमिटिविटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम विच रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट। किसी भी मीडियम के अंदर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये मीडियम उस चार्ज का जो फील्ड है उसको कितना रिड्यूस करेगा, कितना रेजिस्ट करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ, उसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। अब यहां से हमें ये पता चलता है कि प्यारे बच्चों ये जो के है ये डिपेंड्स करता है मीडियम पर। ये जो के की वैल्यू है ये किस पर डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर आप दो चार्जेस को जो है एयर में रखते हो या अगर आप दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखते हो तो फिर फॉर्मूला कुछ यूं होगा। अगर प्यारे बच्चों आप दो चार्जेस को उठा के किसी भी मीडियम में रखते हो, अगर आप इसको केरोसिन ऑयल में रखते हो, अगर आप दो चार्जेस को पानी में रखते हो, अगर आप दो चार्जेस को जो किसी भी मतलब मीडियम में रखते हो, तो फिर उस मीडियम में चार्जेस के दरमियान जो लगने वाला फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ परमिटिविटी। क्योंकि मीडियम जो है वो चार्जेस के दरमियान जो लगने वाला फोर्स है, जो फील्ड है, उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो ये जो फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपके पास दो चार्जेस कहां पर पड़े हो, फ्री स्पेस में या एयर में। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप प्यारे बच्चों आप चार्जेस को उठाए किसी दूसरे मीडियम में रखे तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर एनी अदर मीडियम। अगर आप चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रखते हो तो फिर क्या हो जाएगा, जरूरी सी बात है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये भी एक कांस्टेंट है, आप इसको याद करो। इसकी जो वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, ये इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। फॉर एनी अदर मीडियम, अगर मैं दो चार्जेस को अगर मैं उठाऊं किसी भी दूसरे मीडियम में अगर मैं रख दूं तो फिर फोर्स जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला कुछ इस तरह आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्यारे बच्चों मैं इस साइड को मिटा रहा हूं, अगर आपने इसको नोट नहीं किया आप इसको नोट करो, ये इसका स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है, आपकी बुक में भी होगा। बाकी हम लोग डेरिवेशन पे फोकस देते हैं। अब यहां पर देखो इस फॉर्मूले में मैंने लिखा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि चार्जेस कहां पर पड़े हुए हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इसका मतलब है चार्जेस पड़े हुए हैं फ्री स्पेस में या एयर में। अब यहां पर है परमिटिविटी, यहां पर है एप्सिलॉन, इधर है एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब है अगर आप चार्जेस को जो है किसी भी मीडियम में रख दें तो फिर फार्मूला कुछ इस तरह आएगा। तो फिर बच्चों अगर मैं इस फार्मूले को इसके साथ क्या करूं, डिवाइड करूं, तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये जो पोर्शन है ये के साथ कट जाएगा, 4 इस फोर्स के साथ कट जाएगा, 5 इस पाई के साथ कट जाएंगे, सब जो है एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन क्या बचेगा, यहां पर एप्सिलॉन और इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी मैं डेरिवेशन यहां पे करता हूं। अगर आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिवाइड करें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ तो इनका जो रेशियो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ER, यानी इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी वैल्यू हमें ये बताएगा कि अगर आप चार्जेस को किसी भी दूसरे मीडियम में रखते हो तो फोर्स कितना कम हो जाएगा। तो फोर्स कितना कम हो जाएगा ये हमें पता चलता है ER की वैल्यू से,
यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू से। अगर मैं क्या करूं इस फार्मूले में प्यारे बच्चों, इस फार्मूले से यहां से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं, तो एप्सिलॉन को अगर मैं यहां पर छोड़ू तो ये उसको अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो ये इधर डिवाइड में है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ प्यारे बच्चों, शाबाश, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इस फार्मूले को देखिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पर आप देखिए परमिटिविटी है। अगर मैं परमिटिविटी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करूं तो ये फार्मूला कुछ नया शक्ल इख्तियार करेगा, कुछ इस तरह आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन की जगह पर मैं क्या लिखता हूं, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो लिखता हूं, वो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो किसी भी दूसरे मीडियम के लिए अगर दो चार्जेस किसी भी दूसरे मीडियम में रखे हो तो वहां पर उनका फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला जो है लगाते हैं। अगर चार्जेस जो है प्यारे बच्चों वो एयर में मौजूद हो या फ्री स्पेस में मौजूद हो तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए फोर्स जो है वो कम हुआ, कितना टाइम कम हुआ, इस फार्मूले को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें फ्री स्पेस वाले के साथ, तो यहां पर फोर्स कम हुआ, कितना कम हुआ, बाय रिलेटिव परमिटिविटी। यहां पर देखिए एप्सिलॉन नॉट भी मौजूद है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट भी मौजूद है, लेकिन यहां पर एक वैल्यू भी आ गई जिसको हम लोग ER कहते हैं, यानी ये फोर्स कितना कम हुआ है, बाय ER। तो प्यारे बच्चों इससे ये पता चलता है कि जो फोर्स है, जो फोर्स लगेगा वैक्यूम में वो ग्रेटर होगा जो फोर्स लगेगा मीडियम में। यानी मैंने इसको इस तरह लिखा, आप इसको देखो, यानी इसको देखो, इफ वी यानी फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द वैक्यूम इज सच इज ग्रेटर देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम। अगर आप दो चार्जेस को उठाएं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, इस दो चार्जेस को मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको फ्री मीडियम में या फ्री स्पेस में अगर मैं इसको रखूं तो इनके दरमियान जो लगने वाला फोर्स है वो 5 न्यूटन हो। अगर मैं उतनी ही डिस्टेंस पर इन चार्जेस को मैं अगर केरोसिन ऑयल में डालूं या इसको अगर मैं पानी में डालूं तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फोर्स ऑफ द वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ द मीडियम। तो ये है कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के बारे में कूलम्स लॉ हमें बताता है। अब एक और पॉइंट हम लोग कूलम्स लॉ में डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। वेक्टर फॉर्म एक हम लोग डिस्कस करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि फोर्स जो है वे वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर उस फोर्स का पोजीशन वेक्टर किस तरह हम लोग निकालेंगे, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर होगा तो वो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं। ये आपके पास एक चार्ज है Q1, ये आपके पास एक चार्ज है Q2। तो ये जो चार्ज है Q1 ये उस चार्ज को रिपल करेगा उस डायरेक्शन में, ये जो Q2 चार्ज है ये Q1 को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। तो प्यारे बच्चों अगर मैं फोर्स को फाइंड करूं, मालूम करो Q2 पर, तो Q2 पर जो फोर्स लगेगा 1 की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, और Q1 पर जो फोर्स लगेगा 2 की वजह से वो इस डायरेक्शन में है। तो आपको मालूम है आप जिस डायरेक्शन में किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हो तो फोर्स उसी ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो डायरेक्शन को बताने के लिए आप लोगों ने 11 फिजिक्स में याद किया होगा, पढ़ा होगा, हम लोग पोजीशन वेक्टर लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग पोजीशन वेक्टर लगाते हैं RK2 and 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगेगा 1 की वजह से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, पहले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ यूं होगा RK1 2, यानी पहले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा 2 की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा। समझ आप लोगों को आया होगा। अब मैं पहले पर मैं इसकी बात करता हूं। अब इस वीडियो को मैं उस फार्मूले में पुट करता हूं। तो फार्मूला इस तरह था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ पोजीशन वेक्टर R K
अब मैं मिसाल इस फोर्स की बात करता हूँ 2 1, और यहाँ पर मैं भी क्या लिखता हूँ 2 1, यानी दूसरे चार्ज पर पहले की वजह से जो फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स जब जिस डायरेक्शन में फोर्स हो चार्ज भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं मिसाल देता हूं अगर हम लोग इसको अलाउ करें तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर जो आर के 2 and 1 है, क्या वो मैं इस तरह लिख सकता हूं माइनस R12। ये जो दो फोर्सेस हैं ये तो मैग्नीट्यूड में बराबर है प्यारे बच्चों, यानी एक चार्ज दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा दूसरा पहले पर इतना ही फोर्स लगाएगा, यानी लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो तो मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन वो अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, यानी इसका मतलब है दूसरे चार्ज पर पहले की वजह से जो फोर्स लगेगा वो बिल्कुल बराबर होगा पहले पर दूसरे की वजह से जो फोर्स लगेगा, लेकिन माइनस साइन ये शो करता है कि दो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू में पुट करता हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये आ जाएगा F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर, और इसकी जगह पर मैं लिखता हूं माइनस RK1 2। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इस माइनस को यहां पर हटाऊं तो ये फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा, दूसरे पर पहले की वजह से जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। ये माइनस का निशान अभी मैं यहां पर लिखता हूं, ये माइनस का निशान है, और यहां पर RK1 2। ये जो है इस फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर कूलम्ब लॉ के बारे में है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कूलम्ब लॉ किसके बारे में है, जब दो चार्जेस आपने रखी हो तो उन दो चार्जेस के दरमियान जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करता है एक लॉ जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ कहता है दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो इनकी चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये इसका डेरिवेशन है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज आप लोग याद रखो, खासकर परमिटिविटी की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये इसकी वैल्यू है, और जो कूलम्ब कांस्टेंट है ये कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू है, और कूलम्ब कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये था आज का लेक्चर कूलम्ब लॉ के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।